हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने कल्चर को समझा, डायमेंशंस ऑफ कल्चर को समझा, कल्चर एंड आइडेंटिटी को समझा, एथनोसेंट्रिज्म को समझा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कल्चरल चेंज। अब पहले हम कल्चरल चेंज को समझ लेते हैं। लेट्स की एक सोसाइटी है, ये एक कल्चर को फॉलो करता है। ये जिस कल्चर को फॉलो कर सकता है, इसमें या तो समय के साथ चेंजेज आ जाए, उसे हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी चेंजेस, या फिर कोई एक ऐसे आइडियाज़ का इमरजेंस हो, कुछ ऐसे लोग हों जो कल्चर चला आ रहा है उसमें चेंज चाहते हों, यानी थ्रू रिवॉल्यूशन भी जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। अब इवोल्यूशन के कारण जो नेचुरल चेंजेस होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी धीरे धीरे कल्चर में चेंज आते हैं और ये समय के साथ ये नेचुरल है, चेंज आ जाते हैं। लेकिन जो ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होते हैं ये रेडिकल होते हैं, और ये रेडिकल होते हैं और ये सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो कुछ कह सकते हैं, जो कुछ एविल थिंग्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समय के साथ बदल जाना चाहिए था लेकिन बदला नहीं। यानी कल्चरल लैग जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं वो जल्दी बदल जाती हैं और जो नॉन मटेरियल चीज़ें होती हैं वो बहुत लेट बदलती हैं, जिस कारण से हमें कल्चर में एक लैग देखने को मिलता है। तो कल्चरल लैग के कारण जो है हमें चीज़ें जल्दी बदलती हुई दिखती नहीं है, और उसके कारण एक रिवॉल्यूशन देखने को हमें मिलता है, एक रेडिकल चेंज देखने को मिलता है, और एक जो चेंज आता है हमारे सोसाइटी में उसे ही हम कल्चरल चेंज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 18th सेंचुरी में हमारे सोसाइटी में सती कॉमन चीज़ें थी और सती प्रैक्टिस होती थी। एक रिवॉल्यूशन हुआ और सती न्यू लॉज लाए गए और सती को बैन कर दिया गया, सती प्रैक्टिस को। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग थे सोसाइटी के अंदर जिसे टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी। एक मोमेंट चलाया गया और टेंपल में लोगों को एंट्री, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप जिसे एंट्री नहीं मिलती थी उसे एंट्री अलाउड किया गया। रिवॉल्यूशन चेंजेस का हमें एग्जाम्पल स्लेवरी के रूप में देखने को मिलता है। एक रिवॉल्यूशन के कारण स्लेवरी खत्म किया गया, स्लेवरी बैन किया गया सोसाइटी के अंदर। यानी कल्चरल चेंज जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो नेचुरल हो सकते हैं, टाइम के साथ चेंजेस आ जाए हमारे सोसाइटी के अंदर, या रिवॉल्यूशन में हम जो है सो दूसरा भी बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी आ सकता है। एक तो आइडियाज़ का रिवॉल्यूशन हो सकता है, तो आइडियाज़ के रिवॉल्यूशन के रूप में अगर हम चेंजेस देखें तो हमें देखने को मिलता है सती प्रथा का बैन, या स्कूलिंग सिस्टम, वीमेंस को एडमिशन, वोटिंग में वीमेंस को राइट्स मिलना, या फिर जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये सारे चेंज जो है वो आइडियोलॉजिकल चेंजेस है, आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। कुछ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि पहले फार्मिंग होती थी, तो फार्मिंग में जो है पहले तो बस सिंपल कोई एक वुड लिया, कोई एक लकड़ी ली और उसमें जो है छेद करके लैंड में और उसमें बीज डाल दिया। फिर उसके बाद हल आ गया, हल के बाद जो है ट्रैक्टर आ गया, और आज तो बहुत सारी मशीन्स आ गई, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए जिससे कि हर काम ईजिली किया जा सकता है। आजकल हमारा फार्मिंग जो है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो चुका है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कल्चरल चेंज क्या होता है। कल्चरल चेंज इज द वे इन विच सोसाइटीज चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ कल्चर, यानी जिस पैटर्न को सोसाइटी फॉलो कर रही थी उस पैटर्न में चेंज आना। द इम्पेटस फॉर चेंज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये जो चेंज है वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इंटरनल चेंज आ जाए या फिर एक्सटर्नल कोई ऐसे फोर्स किया जाए कि उसमें वो चेंज लाया जा सके। इन रिगार्ड्स टू इंटरनल कॉजेज, फॉर इंस्टेंस न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर कैन बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच कैन ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ फूड कंजम्पशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन एग्रेरियन कम्युनिटी। अब इंटरनल चेंज कैसे है, जैसे कि मान लेते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मिंग का था वो चेंज हुआ। फार्मिंग चेंज होने से क्या हुआ, अब प्रोडक्शन बढ़ गया। अब लोगों का पहले जो फूड हैबिट्स था, जो पहले कंजम्पशन हैबिट था वो अलग तरीके से था। पहले कंजम्पशन हैबिट था तो दाल रोटी चावल जो मिल गया उसे लोग खा लेते थे। अब प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा समय तक उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने में वो ख़राब भी हो सकता है, तो कुछ चीज़ अमाउंट को हम स्टोर कर लेंगे, कुछ अमाउंट को हम प्रोसेस कर लेंगे, यानी उससे हम प्रोसेस्ड फूड बना सकते हैं। और प्रोसेस्ड फूड के रूप में हमें जो है बहुत सारे चिप्स नमकीन वगैरह सब बिस्किट हमें देखने को मिलते हैं। तो
प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से धीरे धीरे जो हमारा कल्चर था, रोटी दाल चावल खाने का जो कल्चर था, वो धीरे धीरे जो है सो इंटरनली वो धीरे धीरे कंजम्पशन हैबिट जो है वो चेंज हो गया। यानी इसमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा चेंज करने के लिए, बल्कि वो खुद ब खुद वो चेंज हो गया। सोसाइटी जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और आज तो जो है वो हमें ईटिंग हैबिट्स में भी हमें देखने को मिलता है जो हम रेडीमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। On the other hand, external intervention in the form of conquest or colonization can also affect deep seated change in the cultural practice and behavior of a society. यानी कुछ इंटरनल चेंजेज होती है, कुछ एक्सटर्नल चेंजेज होती है। एक्सटर्नल चेंज कैसे? तो अब कोई एक कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई एक कन्क्वेस्ट हो गया जिस कारण से चेंज आए, या फिर कोई मतलब किसी ने किसी दूसरे को कॉलोनाइज कर लिया जिस कारण भी चेंजेस देखने। जैसे कि इंडिया में जो वेस्टर्न चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट है वो इंडिया के कॉलोनाइजेशन के कारण है। यहाँ के जो स्कूलिंग सिस्टम में, या फिर हम इंडिया में जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती, चाहे हम स्कूलिंग सिस्टम की बात करें, या फैक्ट्रीज में बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, या पार्लियामेंट की बात करें, तो जो ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है वो हमें वेस्टर्नाइज देखने को मिलता है। हमारा जो इंडियन रूट्स था, हमारा जो इंडियन कल्चर था, ओरिजिनल जो हमारा कल्चर था, उसका इन्फ्लुएंस हमें कम देखने को मिलता है, और जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उसका इन्फ्लुएंस हमें इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एज ए कॉलोनी जो है वो बहुत लंबे समय तक रही है। Cultural change can occur through change in the natural environment, contact with other cultures, or process of adaptation. Change in the natural environment or ecology can drastically alter the way of life of a people. When forest dwellers communities are deprived of access to the forest and its produce, either because of legal restrictions or due to its discrimination, it can have a disastrous effect on the dwellers and their way of life. Tribal communities in northeast India as well as in the middle India have been the worst affected by the loss of forest resources. इसमें बताया गया जो कल्चरल चेंज होती है वो इन्वायरमेंट में चेंज के कारण हो सकती है, या फिर जो दूसरे कल्चर हैं उसके साथ कांटेक्ट के कारण हो सकता है। यानी जो दूसरे कल्चर हैं उसके कांटेक्ट के कारण हम बहुत सारी चीज़ें उस कल्चर का हम अपने आप में अडेप्ट कर लेते हैं, और उसके कारण हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट में या इकोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो बहुत ही ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करती हैं लोगों के लाइफ को। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट आया, उस फॉरेस्ट एक्ट में बताया गया था जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज जो है उसका अगर वो यूज नहीं करेंगे। अब जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो वहीं से फल सब्जी इकट्ठा करते हैं, वहीं से लकड़ी इकट्ठा करते हैं, वहीं में अपने जो पेट्स होते हैं, लाइव स्टॉक्स होते हैं, उसका वो पेस्टोरल एक्टिविटी जितना भी होता है वो उस फॉरेस्ट के अंदर ही करते हैं, और उसी से सराउंडेड उसका पूरा लाइफ होता है। लेकिन जैसे फॉरेस्ट एक्ट आया और उसने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को इस सारे काम को करने से मना कर दिया, तो बहुत ही ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हुआ वहाँ के लोगों का लाइफ, क्योंकि उनका पूरा लाइफ जो था वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर ही बेस्ड था। हालांकि बाद के समय में उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कुछ फल सब्जी इत्यादि हो गए या वुड्स हो गए, उसको अलाउ किया गया फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। यानी थ्रू लॉज भी जो है वो लोगों के लाइफ या कल्चर को चेंज किया जा सकता है। Along with evolutionary change, there can also be revolutionary change. When a culture is transformed rapidly and its values and meaning systems undergoes a radical change, then revolutionary change takes place. यानी जब किसी भी कल्चर जो है तेज़ी से चेंज होता है, उसके वैल्यूज़ तेज़ी से चेंज होते हैं, यानी कल्चरल लैग की जो बात हम किए थे कल के लेक्चर में, उसके वैल्यूज जो है तेज़ी से चेंज होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में जिस तरीके से चेंज आना चाहिए था वो चेंजेस नहीं आते हैं, तो वहाँ पे हमें रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। रिवॉल्यूशनरी चेंज कैन बी इनिशिएटेड थ्रू पॉलिटिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रिवॉल्यूशनरी चेंज जो है वो 3 कारण से हो सकता है, या तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, कुछ ऐसे लीडर्स हों जो कि उस चीज़ को इनिशिएट करें, वो चेंज चाहे, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के कारण, या फिर इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण।
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म फ्रेंच सोसाइटी बाय डिस्ट्रॉइंग द स्टेट सिस्टम ऑफ रैंकिंग। जैसे कि हमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो उसका एक एग्जाम्पल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले मोनार्की चलता था, हमें स्टेट सिस्टम देखने को मिलता था, किंग, नोबल्स, नाइट्स और जो अदर ग्रुप्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, वो कॉमनर्स हमें देखने को मिलते थे। इस सिस्टम में जो है एक रिवॉल्यूशन के थ्रू चेंज लाया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया। The French Revolution transformed French society by destroying the state system of ranking, abolishing the monarchy, and inculcate the value of liberty, equality, and fraternity among its citizens. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो है सो इम्पैक्ट यही था कि उसमें इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी को जो है सो अपने सिटीजन्स के अंदर इनकलकेट किया गया, उसको इस आइडियाज़ के बारे में बताया गया ज़्यादा से ज़्यादा, और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया कंट्री के अंदर। व्हेन अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कम्स टू प्रिवेल कल्चरल चेंज अकर्स। रिसेंट ईयर्स हैव सीन एन अमेजिंग एक्सपेंशन ऑफ द मीडिया, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। यानी पहले जो है सो मीडिया ऐसे नहीं होती थी, यानी चीज़ें जो है सो बहुत ज़्यादा हमें सोसाइटी में पता नहीं चलती थी, लेकिन एक मीडिया के डेवलपमेंट के कारण कहाँ पे कौन सी चीज़ें एविल चीज़ें जो है सो है, या कहाँ पे कौन सी बदलाव होने चाहिए, सोसाइटी में किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे हमें थ्रू मीडिया पता चल जाता है, जिस कारण लोगों का जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। लोग अपने राइट्स को लेकर के सशक्त हो रहे हैं, वो अपने राइट्स को जो है सो वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, अपने राइट्स को पाना चाहते हैं। तो एक तरीके से जो मीडिया जो है एक रिवॉल्यूशन का काम कर रही है, ताकि लोग अपने राइट्स को समझे, लोग अपने जो उनके किस तरीके से लोग उनको जो है सो कह सकते हैं हम एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन से किस तरीके से बचे, इस चीज़ को बहुत हद तक मीडिया ने लोगों को बताया है। और जिस कारण से लोग अपने, अगर जैसे कि मान लेते हैं कंट्री में डेमोक्रेसी है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लोग उस डिस्क्रिमिनेशन को सहते रहेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ें दी गई, हमें कौन से राइट्स मिले हैं, तो वो ईजिली अगर उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा या उनको जैसे दबाया जा रहा होगा कहीं पे, तो वो अपने राइट्स का डिमांड करेंगे। तो आज के समय में हमें एक रिवॉल्यूशन के रूप में मीडिया भी देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया। वी आर फेमिलियर विद द वेरियस डायमेंशंस ऑफ कल्चर नाउ, यानी हमें कल्चर के वेरियस डायमेंशन के बारे में भी पता है, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव एंड मटीरियल। तो अब हमें जो है सो ज़रूरी है जो हम सोशलाइजेशन को समझें, यानी सोसाइटी के अंदर जो है एक कल्चर है, कल्चर में जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाता है समय के साथ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। सोसाइटी के अंदर हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने अभी तक समझ लिया है, अब हम समझेंगे जो किस तरीके से कल्चरल चेंज जो होता है वो सोशलाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट होता है उस पर, क्योंकि टाइम के साथ जो है सोशलाइजेशन अलग तरीके से होता है बच्चों का। जैसे कि आजकल जो कल के जो बच्चे हैं, तो उसका सोशलाइजेशन जो होगा वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द होगा, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से पता होगी। तो एक सोसाइटी वो था, यानी कल्चर वो था जहाँ पे लोग जो है हर चीज़ को लिख लिख करके याद करते थे, या फिर हर चीज़ को हैंडमेड नोट्स बनाते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे होंगे वो अगर स्कूल में जाएंगे तो वो हैंडमेड नोट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अपना नोट्स तैयार करेंगे। यानी कल्चर में एक तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। कल्चरल चेंज का ये भी एक एग्जाम्पल है। जैसे कोविड से पहले की बात करें तो लोग जो है पहले ऑफलाइन को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन कोविड के बाद हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गया, चाहे वो शॉप हो या कोई भी चीज़ें हो, वो हर चीज़ हमें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। मार्केटिंग हो, हर चीज़ें आजकल हमें ऑनलाइन मिल जाती है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सोशलाइजेशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कल्चर के ऊपर अभी तक हमने जितना भी लेक्चर लिया वो सारा जो है आप लोगों को क्लियर होगा, कल्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है कल्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल से जो हमारा लेक्चर होगा वो सोशलाइजेशन के ऊपर होगा, और सोशलाइजेशन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इस सोशलाइजेशन के ख़त्म होने के साथ ही हमारा जो 4th चैप्टर होगा इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।